जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा पॉलिटी का चैप्टर नंबर 6 रहेगा वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने 5 चैप्टर है जो हमारे पॉलिटी के वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले DPSPs का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव तो वहाँ से याद रखना कि एक तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं गाइडलाइंस या फिर प्रिंसिपल्स। किसको देते हैं? सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो अपने दिमाग में रख सकें वो सारी चीज़ें जब वो लॉ बनाते हैं कोई या फिर पॉलिसी बनाते हैं कि आपने इस तरह काम करना है। ठीक है, हमारे जो कंट्री में इस तरह से आपने लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करना है। तो ये मेंशन कर रखे हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल है 36 से 51। तो दोनों पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये भी पूछा गया था, थर्ड कह सकते हैं। नॉन जस्टिशिएबल है ये नेचर में, क्योंकि हम इन्हें एनफोर्स नहीं कर सकते हैं कोर्ट में जाके। ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ वहाँ पे लिखा है ये चीज़ तो आपको हमें ये हमारा राइट है। ठीक है, तो इसीलिए जो DPSPs हैं उन्हें नॉन जस्टिशिएबल कहते हैं। इनका मेन गोल क्या होता है? वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करना। ठीक है, क्योंकि गाइडलाइंस हैं। बाकी जो आइडिया है DPSPs का जो बोरो किया गया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड से। कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस नोवल फीचर्स बोला जाता है DPSPs को। ठीक है, और ये बात किसने कही थी? BR अम्बेडकर ने। तो यहाँ पे लिखना डॉक्टर BR अम्बेडकर। ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन DPSPs को। बाकी ये नॉन जस्टिशिएबल है नेचर में। ठीक है, किसकी रेकमेंडेशन पे बनाया गया था ये? ऑन द रेकमेंडेशन ऑफ तेज बहादुर कमेटी रिपोर्ट 1944। तो उन्होंने रेकमेंड किया था कि नॉन जस्टिशिएबल रखा जाए। ठीक है, DPSPs का एम होता है मेनली फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आर्टिकल 36 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जैसा आपको याद होगा जब हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में किया था तो वहाँ पर भी आर्टिकल 12 है, तो वहाँ पर स्टेट वर्ड है जो मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या एक तरह से डेफिनेशन ऑफ स्टेट यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो स्टेट है वो इंक्लूड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और बाकी लोकल अथॉरिटीज़ को। आर्टिकल 37 कहता है नेचर ऑफ DPSPs। तो मेनली आपने नॉन जस्टिशिएबल याद रखना है। आर्टिकल 38 में है सोशल ऑर्डर, मतलब सोशल से याद रखना। ठीक है, सोशल जब हम बात करते हैं ना कि सोशल वेलफेयर की, तो ये प्रमोट करना वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी ये दूसरा पॉइंट भी कर लेना कि मिनिमाइज करना इनइक्वालिटीज़ को, चाहे वो इनकम में हो, स्टेटस में हो या फिर अपॉर्चुनिटीज़ में हो। 39 आर्टिकल कहता है कि सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। तो ये क्लॉज दे रखे हैं हमारे पास ई तक। ठीक है, आपने याद रखने हैं। तो मेनली यहाँ पर मैंने कीवर्ड है उनको हाईलाइट किया था, जैसे कि लाइवलीहुड है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेना, फिर इक्वल पे, फोर्थ हेल्थ लिख लेना, फिफ्थ में चिल्ड्रन, ऐसे कर लेना। ठीक है, आर्टिकल 39 क्लॉज ए कहता है कि इक्वल राइट होना चाहिए तो टू द एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड के मामले में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इक्वल राइट हो। दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ की। ऐसे हो इट डजेंट कंसंट्रेट इन फ्यू हैंड्स, मतलब कुछ ही लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक तरह से होना चाहिए। थर्ड आता है इक्वल पे होनी चाहिए जितना हमने इक्वली काम किया है। ठीक है, फॉर द बोथ मैन एंड वीमेन। आर्टिकल 39 क्लॉज डी में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चाइल्डहुड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब प्रोटेक्शन हो हेल्थ की, ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स के लिए और चाइल्डहुड की अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी की एक्सप्लॉयटेशन भी ना की जाए। तो नेक्स्ट में लिखा है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द चिल्ड्रन, ताकि वो आगे बढ़ें विद फ्रीडम और डिग्निटी, रिस्पेक्ट के साथ। आर्टिकल 39A ये बताता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में, और ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, तो एग्जाम में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट भी एग्जाम में आया था, आर्टिकल 40 पूछा गया था कि विलेज पंचायत्स के बारे में कहाँ पर लिखा है, तो आर्टिकल 40। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट की बात आती है। आर्टिकल 41 की बात करूँ तो राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, तो ये बताया गया है। अभी पब्लिक असिस्टेंस की बात करूँ तो वहाँ पे जैसे कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, ठीक है, तो उनको असिस्ट करना एक तरह से।
ठीक है, वो तो राइट है। ओल्ड एज हो गई, सिकनेस, डिसेबलमेंट, तो ये आपके पब्लिक असिस्टेंस में आते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 42, ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो 42 बताता है कि अगर कोई काम करते हैं, वर्कर्स हैं, तो जो फेयर और ह्यूमन मतलब वर्किंग कंडीशंस उनके लिए अच्छी होनी चाहिए। ये पूछा गया था एग्जाम में मैटरनिटी रिलीफ के बारे में, किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 42 में है, विमेन वर्कर्स के लिए। और जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं तो इसमें क्या आता है, एक और चीज़ ऐड की गई थी, क्वेश्चन पूछा गया था आपका, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, तो वो भी वर्किंग कंडीशंस में आता है। आर्टिकल 43 कहता है लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, इंश्योर करना, यकीनी बनाना कि वर्कर्स के पास लिविंग वेज हो। ठीक है, मिनिमम वेजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उनके लिए लिविंग वेज होनी चाहिए। और ये जो आर्टिकल है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करता है, तो एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। आर्टिकल 43A, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, और ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में, कि जो स्टेट है वो सिक्योर करेगी वर्कर्स की पार्टिसिपेशंस को इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। 44 नंबर आर्टिकल कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, सिक्योर करना सभी सिटीजन्स की जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो थ्रू आउट इंडिया चले। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है कि वन कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉज, आपने नोट डाउन करना है, वन कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो मैटर है उनको कवर किया गया है, जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, एडॉप्शन, ये सारी चीज़ें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में आती हैं। आर्टिकल 45 कहता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको अमेंड किया गया था थोड़ा सा बाय द 86th अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है, प्रोवाइड करनी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी चिल्ड्रन को बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, 0 से 6 ईयर्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो आर्टिकल 45 में थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई थी, इसके बारे में आगे बताऊंगी। ठीक है, और इसके साथ एक और आर्टिकल है तो वहाँ पर भी अमेंडमेंट की गई थी। आर्टिकल 46 कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, तो मेनली आपने वहाँ पे पॉइंट लिखना है, आर्टिकल 46 टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। आर्टिकल 47 ड्यूटी टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। टू इम्प्रूव करना, ठीक है, पब्लिक हेल्थ को, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को, और प्रोहिबिशन, ठीक है, रोकना इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को और ड्रग्स को। ठीक है, तो ये भी प्राइमरी ड्यूटी में आता है। तो यहाँ पे एक पोषण अभियान चलाया गया था, पोषण अभियान, तो ये आपका आर्टिकल 47 से डील करता है, पोषण अभियान फॉर न्यूट्रिशन 0 to 6 ईयर्स। आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री है तो यहाँ पे काऊ की बात याद रखना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करना पूरी एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न लाइंस पे, ठीक है, जो कि आज का मॉडर्नाइजेशन सिस्टम चलता है। ठीक है, और रोकना काऊ स्लॉटर को, प्रोहिबिट करना। आर्टिकल 48A आया था हमारे पास 42nd अमेंडमेंट करके 1976 में, जहाँ पर है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट करनी एनवायरनमेंट की, तो ये भी एक तरह से ड्यूटी है, तो प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना एंड सेफ गार्ड करना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। फॉरेस्ट ऐसे वर्ड लिखे थे एग्जाम में, ठीक है, तो क्वेश्चन आया था। बाकी ये भी पूछा गया था जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 वो डील करता है आर्टिकल 48A से। आर्टिकल 49 की बात करूँ तो प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स, तो जो स्टेट है वो प्रोटेक्ट करती है मोनूमेंट्स को, प्लेसेस को जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना, तो जो स्टेट है वो स्टेप्स ले सकती है ताकि जुडिशरी को प्रॉपरली सेपरेट किया जा सके एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को, इन द पब्लिक सर्विस टू द स्टेट। फिर आता है आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी,
ठीक है, एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चन। तो आपको याद होगा, तो इससे पहला जो हमने चैप्टर किया था वो था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, इन रियलिटी वो हमारे आते हैं आर्टिकल 51A में, बट हमने उन्हें DPSP से पहले कवर कर लिया। वो आते भी पार्ट 4A में थे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। ठीक है, तो जो पार्ट 4 है वहाँ पर DPSP से, तो उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर था तो मैंने पहले कवर करवा दिया था वो। बाकी ये जो सारे DPSPs हैं ना, इनको 3 तरीके से डिवाइड कर रखा है। पहले तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, दूसरे हमारे पास आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल, और तीसरे हैं हमारे पास लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, इनको वेस्टर्न प्रिंसिपल्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो, तो आपने ये याद रखना है कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंडर आते हैं। तो इनका मेनली एम होता है सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी रखना और सभी के लिए वेलफेयर को इंश्योर करना। कौन से हैं? 38, 39, 41, 42 और 43। फिर आते हैं जो कि गांधीयन प्रिंसिपल्स पे हैं, जो कि इंस्पायर हो रखे हैं फ्रॉम द आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी। मेनली जो फोकस करते हैं विलेज की डेवलपमेंट पे और सेल्फ सफिशिएंसी पे। 40 नंबर आर्टिकल हो गया, 43, 46, 47 और 48। और नेक्स्ट आता है हमारे पर थर्ड नंबर लिबरल इंटेलेक्चुअल, लिबरल और वेस्टर्न प्रिंसिपल पे जो बेस्ड है। इनका जो मेनली फोकस रहता है मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट पे, जो कि बेस्ड हो जस्टिस पे, इंटरनेशनल पीस और इंडिविजुअल फ्रीडम पे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो जैसे कि आर्टिकल 44, 45, 48A, 50 और 51। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस दे रखा है फंडामेंटल राइट्स और DPSPs में। तो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये पार्ट 3 में आते हैं और ये पार्ट 4 में। ये जस्टिशिएबल होते हैं और ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, तो इनके रिगार्डिंग हम कोर्ट में नहीं जा सकते। इनका मेनली अगर एम देखोगे तो एस्टैब्लिश करना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। इनका होता है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ राइट्स की बात करें तो ये नेगेटिव होते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा गया था कि जो DPSPs हैं तो वो उनका नेचर क्या होता है, तो ये पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। इनको नेगेटिव माना जाता है क्योंकि इनके अगेंस्ट हम जा सकते हैं अगर फुलफिल नहीं होते हैं। ठीक है, लीगल एनफोर्समेंट की बात करें तो कोई भी इंसान है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है अंडर द आर्टिकल 32, 226। यहाँ पे कोई भी लीगल रेमेडी नहीं है। अगर हम सोर्स की बात करें तो यहाँ पे US कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ पे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। कन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs। तो अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है FRs में और DPSPs में, तो FRs हैं वो ही प्रिवेल करेंगे क्योंकि इनको हम एनफोर्स कर सकते हैं कोर्ट में। तो जो DPSPs होते हैं वो तो सबऑर्डिनेट होंगे ना FRs के, बट जो कोर्ट्स हैं ना वो ट्राई करती हैं कि दोनों को बैलेंस करके चला जा सके। बाकी हमारे पास कुछ अमेंडमेंट्स हैं DPSPs में। वैसे तो हमने जो आर्टिकल्स कवर किए थे उनके साथ भी की थी, बट आप देखो यहाँ पे तो मेनली 4 आर्टिकल्स में जो अमेंडमेंट है वो की गई थी। ठीक है, ये 3 थे। ठीक है, तो पहला हमारे पास आता है आर्टिकल 39 क्लॉज F, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर द पुअर पीपल। आर्टिकल 43A में वर्कर्स की पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 48A की बात करें तो प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, तो ये भी की गई थी। तो आर्टिकल 38 क्लॉज 2 को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था। यहाँ पे लिखा गया था डायरेक्टेड द स्टेट टू मिनिमाइज करना इनइक्वालिटीज, इनकम, स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में। फिर 86th अमेंडमेंट की जाती है 2002 में। ये वही आर्टिकल है जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया था। तो यहाँ पे पहले लिखा गया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, मतलब 14 ईयर्स तक क्या है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होगा। तो अभी क्या लिखा गया है वहाँ पे कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू एज 6 ईयर्स, मतलब 0 से 6 ईयर्स के बीच में। और एक आर्टिकल ऐड किया गया था आर्टिकल 21A, तो ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंज हो रखा था, तो कुछ चेंज 21A में भी किया गया, ठीक है, ऐड करके। तो यहाँ पे है राइट टू फ्री एजुकेशन 6 से 14 ईयर्स। देखो तो इन्होंने दोनों में कवर कर दिया ना कि यहाँ से 0 से 6 ईयर्स की बात हो रही है, यहाँ पे 6 से 14 ईयर्स की। फिर 97th अमेंडमेंट एक्ट आया था 2011 में, तो नया क्लॉज ऐड किया गया था आर्टिकल 43B,
जहाँ पर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात की गई। तो यहाँ पे छोटी सी समरी है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट की गई थी तो कौन से आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, उनमें की चेंजेस क्या आए थे, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे शॉर्ट में लिखी है, तो आप कवर कर सकते हैं। तो बाकी जो हमारा DPSPs के रिगार्डिंग जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, तो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को डाउट हो कोई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।